शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा लिटरेचर समझना बहुत ही कठिन होता है। तो आज की हम ये समझाएंगे आपको देवनागरी लिपि का उद्भव विकास कैसे हुआ और उसके दोषपूर्ण गुण भी बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। मानव विचारों ने और स्थायी स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता ने लिपि का विकास किया। लिपि के विकास की चार अवस्थाएं हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। प्रतीक लिपि, चित्र लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। जैसे प्रतीक लिपि, इसमें हम प्रतीक के द्वारा जो लिपि को समझ सकते हैं। चित्र लिपि, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रलिपि का प्रयोग सुंदर रूप से देखने को मिलता है। भाव रूपी, जिसमें हम अपने भाव को जो है लिख कर प्रकट कर सकते हैं, वो भाव रूपी। ध्वनि रूपी, जिसमें हम जैसे बोलकर जैसे या सुनकर हमें अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो। लिपि का विशेष अध्ययन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें किसी भाषा की मूल ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह समूह को लिपि कहते हैं। जैसे कोई भी भाषा है, उनकी मूल ध्वनियाँ होती हैं, उनके लिए कोई निश्चित चिन्ह बनाए जाते हैं, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे समूह चिन्ह को लिपि कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक लिपि के वर्ण अलग अलग होते हैं। जैसे रोमन लिपि होगी, देवनागरी होगी, इसमें जो हम अलग अलग जो वर्ण के अलग अलग अक्षर, भाषा के अलग अलग वर्ण होते हैं। और जिस रूप में इनका प्रयोग, जिस रूप में वर्णों को अंकित किया जाता है। देवनागरी लिपि में हमने को अलग अलग वर्ण देखने को मिलते हैं। देवनागरी लिपि का उद्भव हमारे देश की प्रमुख भाषा हिंदी है, और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार आर्यों ने किया जाता है। जैसे पुराने टाइम में आर्य आए थे तिब्बत से। किसी का मानना है तिब्बत से आर्य आए, किसी का नाम मानना है कहीं और से आर्य आए। या जैसे तो यहाँ पर ब्राह्मी लिपि थी पहले। ब्राह्मी लिपि का आविष्कार जो है आर्यों ने माना जाता है। जैसे राजा अशोक जी हुए हैं, अशोक जी के शिलालेखों के संदेशों को लिखने में ब्राह्मी लिपि का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे गुप्त काल में भी इसे गुप्त लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इस लिपि से शारदा और नागरी लिपि की दो लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। मतलब ब्राह्मी लिपि से शारदा और नागरी लिपि का आविष्कार हुआ है। देवनागरी लिपि को लोक नागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। हाँ जी, यहाँ पर जो हमें देवनागरी लिपि को दो मुख्य अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे लोक नागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। जैसे दोस्तों, हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे देवनागरी लिपि का स्वरूप। यहाँ पर आगे मैं आपको ये बता देता हूँ देवनागरी लिपि का स्वरूप कैसे है। मतलब 1 पॉइंट में हम क्या में ये देखेंगे, यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे हम यहाँ पर बाईं ओर से दाईं ओर जैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देवनागरी लिपि ऐसे लिखी जाती थी। तो जबकि जबकि फारसी लिपि, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे विद्यार्थियों, दाईं ओर से, जैसे यहाँ पर मतलब यहाँ से दाईं ओर से, यहाँ से शुरू करते हो यहाँ पर ख़त्म, ये होती है सीधी दाईं लिपि। ये पुराने टाइम में होती थी, ठीक है। और यहाँ पर जो हम पॉइंट करेंगे ख पॉइंट करेंगे। ये देखो पॉइंट, यह अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि अंग्रेजी लिपि वर्णात्मक लिपि है। क्योंकि यह अक्षरात्मक मतलब अक्षरों की सहायता से लिखी जाती है, जबकि रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि है वर्णात्मक, जिसका वर्णन किया जाता था। देवनागरी लिपि के गुण, यहाँ पर आपको मैं देवनागरी लिपि के गुण बता देता हूँ। यहाँ पर यह ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है।
एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है, मतलब एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का यूज किया जाता था। प्रयोग बहुत ही सुंदर अक्षरों में देखने को मिलता था। फिर आगे पॉइंट 2 हो जाता है, यह वर्ण संकेत से एक ही ध्वनि व्यक्त की जाती थी। मतलब एक वर्ण संकेत, जैसे संकेत के द्वारा हम समझाया जाता है, एक से ही वर्ण का ध्वनि द्वारा व्यक्त की जाती थी। नंबर 3 में करेंगे, जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम होता है, जो ध्वनि का नाम होता है वही वर्ण का ही नाम होता है। नंबर 4, मूक वर्ण नहीं, मतलब इसमें मूक ऐसे मूक बोल के नहीं प्रकट किया जा सकता। नंबर 5 में हम देखेंगे, जो बोला जाता है वो लिखा भी जाता है। बोला मतलब जो बोला जाता है, मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल तौर पे लिखा जाता है, तो जाता बोला तो जाता ही लिखा जाता है। इसे कहने का भाव यही है। और हम 6 पॉइंट में करेंगे, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है, मतलब एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम मतलब कोई गलती भ्रम नहीं है। नंबर 7 करेंगे, उच्चारण के सूक्ष्म भेद को भी प्रकट करने की क्षमता होती है। उच्चारण मतलब बोल के जो प्रकट किया जाता है, सूक्ष्म भेद को भी प्रकट करने की क्षमता होती है, मतलब इसमें उच्चारण करने की भी क्षमता होती है। उसके बाद हम करेंगे पॉइंट 6, वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। वर्णमाला मतलब जैसे पहले वर्ण होता है, उसके बाद शब्द होता है, उसके बाद वाक्य होता है, उसके बाद जो है हमारी भारतीय वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। आगे करेंगे हम पॉइंट 9, ये करेंगे 9 पॉइंट। ठीक है। प्रयोग बहुत व्यापक संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली एकमात्र देवनागरी लिपि है, मतलब संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, मराठी, नेपाली की एकमात्र देवनागरी लिपि है, इन सब की एकमात्र देवनागरी लिपि है। उसके बाद 10वां पॉइंट, भारत के अनेक लिपियों के निकट है। विद्यार्थियों आगे करेंगे हम देवनागरी लिपि के दोष। पहला दोष है, कुल मिलाकर 403 टाइप टंकन का मतलब होता है त्रुटि, मतलब गलती होने के कारण मुद्रा में कठिनाई है। ये मुद्रा मतलब मुद्रा में हमें कठिनाई है। कुल मिलाकर 403 इसमें गलतियाँ जो है देवनागरी लिपि में पाई गई हैं। उसके बाद हम करेंगे पॉइंट 2 पॉइंट करेंगे। 2 पॉइंट में क्या दिया है, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए है। कहने का भाव है, शिरोरेखा जो यहाँ पर हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो यहाँ पर ऊपर डंडा सा लगाते हैं, उसको बोलते हैं शिरोरेखा, मतलब इनका प्रयोग अनावश्यक माना गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अनावश्यक तौर पे लगाए जाते हैं, इसके बिना भी शब्द की उत्पत्ति की जा सकती है, तो ये भी एक दोषपूर्ण है। नंबर 3 में क्या दिया गया है, हम ये करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अनावश्यक वर्ण जैसे री, लो, डो, नो, शो, आज इन्हें कई प्रकार शुद्ध कर्ण के साथ उच्चारित नहीं कर पाता। उसके बाद जो हम करेंगे पॉइंट 4 पॉइंट में द्विरूप वर्ण जो दो, जिसके एक वर्ण के दो रूप होते हैं, जैसे ये त्रय को लिखा जाता है, शय को शय भी लिखा जाता है, आ को ना भी लिखा जाता है, ना को ऐसे भी लिखा जाता है। यहाँ पर हमें ये द्विरूप दो वर्ण रूप के मिलते हैं। आगे आ जाता है समरूप। 5वां पॉइंट हमारा आ गया समरूप। जैसे ख ऐसे लिखा जाता है र व में, ख ऐसे र वैरव में, ख का द में द ऐसे लिखा जाता है, का में माँ बै की तरह मैं लिखा जाता है। का ब्रह्म होना, इसमें जो है ब्रह्म मतलब गलती होना इसमें शब्द में वर्ण में गलती होना। जैसे एक शब्द के दो कई रूप देखने को मिलेंगे। आगे करेंगे 6 पॉइंट में दिया गया है हमें 6 पॉइंट, वर्णों के संयुक्त
करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। मतलब वर्णों को संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। मतलब संयुक्त रूप से लिखने की वर्णों को कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई है देवनागरी लिपि में। उसके बाद करेंगे 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में हमें क्या दिया गया है, अनुस्वार एवं अनुनासिकता के प्रयोग में एक रूपक तथा एक रूपता का अभाव होना। अभाव मतलब इस इसमें पूरा भाव न हो, जो उसमें ना दिया गया तो उसको अभाव बोलते हैं, अभाव। अनुस्वार जो नाक के द्वारा शब्द बोले जाते हैं, अनुनासिक जो मुख तथा नासिक के द्वारा बोले जाते हैं। एक रूपता का अभाव होना, कमी होना। उसके बाद हम करेंगे पॉइंट 8। 8 पॉइंट में हमें क्या दिया गया, त्वरापूर्ण लेखन नहीं, क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता है। जिसमें लिखने में कोई हाथ में से लिखा राम राम, फिर ऊपर डंडा लगाया, इसमें हमें हाथ कई बार से ऊपर उठाना। त्वरापूर्ण मतलब लिखने नहीं, क्योंकि लिखने में बार बार जो हाथ उठाना पड़ता है। जैसे ई की मात्रा पॉइंट 9 में, ई की मात्रा ई का लेखन वर्ण के पहले पर उच्चारण बाद में होता है। जैसे ई का लेखन पहले होता है पर उच्चारण बाद में इसका होता है। और लास्ट में हम देखेंगे ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। ब्राह्मी लिपि, उसके बाद आई गुप्त काल में, जैसे गुप्त लिपि, सिद्ध मातुका, उसके बाद कुटिल के आगे दो भाषाएं बनी, नागरी पर शारदा। नागरी से ही देवनागरी का विकास माना गया है। इस प्रकार विद्वानों ने इसके बारे में अपने मत प्रदान किए। तो वीडियो कैसी लगी विद्यार्थियों ज़रूर बताना। कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आगे हम हिंदी लिटरेचर के बारे में वीडियो नई आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।